दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टेक लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से हमने अपनी तैयारी शुरू की है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। आज आपकी साइंस की पहली क्लास है। दोस्तों क्या है कि हम लोग साइंस में आज स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? फिजिक्स। ठीक है, धीरे धीरे केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे। तीनों सब्जेक्ट को पैरेलली साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, पर आज हम शुरू करने वाले हैं फिजिक्स। फिजिक्स के टॉपिक्स दोस्तों जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, मैं आपको पहले सिलेबस के बारे में बता देता हूँ फिजिक्स में क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें पढ़ना है मोशन चैप्टर यानी कि गति। दूसरा चैप्टर होगा हमारा न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के जो तीनों गति के नियम हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा चैप्टर हमारा ये होगा। तीसरा जो चैप्टर होगा वो होगा हमारा गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे। किसी चीज़ को ऊपर फेंका वो नीचे क्यों आई, हमेशा नीचे ही क्यों आती है, ऊपर ही क्यों नहीं जाती, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, मून की ग्रेविटी कितनी है, मतलब पृथ्वी की ग्रेविटी कितनी है, गुरुत्वाकर्षण कितना है पृथ्वी का, और सूर्य का या फिर हम कह सकते हैं किसका, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। कार्य ऊर्जा और शक्ति, वर्क एनर्जी एंड पावर, इनके बारे में पढ़ेंगे। कितना काम किया, कितनी शक्ति हो गई, कितना फोर्स लगाएंगे, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि और प्रकाश, ये जो चैप्टर है दोस्तों इसमें हम पढ़ते हैं ध्वनि का वेग, वैक्यूम में ध्वनि सुनाई देती कि नहीं सुनाई देती है, वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, ठोसों में ध्वनि की चाल क्या होती है, द्रव में ध्वनि की चाल क्या होती है। प्रकाश वाले में हम पढ़ते हैं परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, इन सब घटनाओं के बारे में आप सबको पता होगा। वैद्युत, इसमें इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो भी हमारे एग्जाम में चीज़ें आती हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा हो गया, वैद्युत विभवांतर हो गया, विभव हो गया, प्रतिरोध हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और विविध में दोस्तों जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया, जो ऊर्जा के स्रोत हैं वो क्या क्या है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे इन सब चीज़ों में। तो ये हमारा फिजिक्स का पूरा सिलेबस है। अब इस सिलेबस को हम आज शुरू करने वाले हैं। आज सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं मोशन चैप्टर। कौन सा? मोशन। अब इसको शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि जो भी दोस्त वीडियो को देखना शुरू करते हैं वो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखो। ठीक है, आप लोगों को यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपके कैरियर को बूस्ट करने के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखा करो। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि साइंस जो भी है, जो साइंस यहाँ पे हम पढ़ाएंगे या मैथ्स या रीजनिंग जिस लेवल पर पढ़ाएंगे वो आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही सफिशिएंट होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा होगा और आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कुछ दिनों में स्टैटिक जीके की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि आपके जो रेलवे ग्रुप डी का जो 20 मार्क्स का पोर्शन है, जो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, वो भी कवर हो जाएगा। डेली सुबह आपका उसका वीडियो मिल जाया करेगा। पर अभी हम इस पर चलते हैं। ठीक है, और प्लीज़ जो भी देख रहे हो सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसको मिटा देते हैं और चैप्टर स्टार्ट करते हैं मोशन। मिटा देते हैं यहाँ पे, चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा, जिसको हम सीधे सीधे लिख देते हैं गति या फिर मोशन। देखो दोस्तों, हम लोग साइंस में एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ेंगे। ठीक है, हमें ना इधर जाना है ना उधर जाना है, हमें बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि एग्जाम का लेवल अगर यहाँ तक है, यहाँ से ये लेवल इतना है तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक, थोड़ा नहीं ज़्यादा, इतना। ठीक है, इतना ज़्यादा पढ़ेंगे ताकि हमारे एग्ज़ाम में हमें कोई तकलीफ ना हो, बट फालतू की चीज़ें नहीं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखो, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता भी है और उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, आप सब लोग एक ग्राफ देखो और आप सब लोग मुझे बताओ। सब लोग ग्राफ को देखो और मुझे बताओ कि इस ग्राफ में क्या होगा। यह है पोजीशन और यह है टाइम। टाइम मतलब समय, सबको पता होगा।
और ये पोजीशन मतलब स्थिति। ठीक है, ये एक पोजीशन और टाइम का ग्राफ है। ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्या किया, ये एक लाइन ले ली। ठीक, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, अब ये ग्राफ आ गया। अब आपसे पूछा होगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। पहला, वस्तु विरामावस्था में होगी। क्या क्या हो सकता है, विरामावस्था में होगी। दूसरी चीज, गति कर रही होगी। तीसरी, मान लीजिए कि एक समान गति कर रही है। जो भी चीज़ें ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, विरामावस्था में गति कर रही है, असंभव है, असंभव है, या डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। ठीक, मान लो ये 4 ऑप्शन है। तो आपको ये बताना है कि इस समय इस ग्राफ में क्या बताया जा रहा है, ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है। दोस्तों, अगर आप क्लास को ध्यान से लोगे तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको समझ में आएगा ग्राफ को कैसे देखना होता है। आज तक आपने ग्राफ नहीं पढ़े होंगे, कोई भी फिजिक्स पढ़ाता है ग्राफ्स नहीं बताता, सीधे सीधे फैक्ट बता देगा और आगे बढ़ जाएगा। पर मैं आपको ग्राफ्स के साथ बताऊंगा। ग्राफ में देखो, पोजीशन और टाइम ग्राफ। आप मुझे बताइए कि ये ग्राफ क्या बता रहा है। देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, किसी भी ग्राफ को पढ़ने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी आपको लाइन दी हो उस पर 2 पॉइंट ले लो, मैंने ले लिए। अब एक इसका वर्टिकली नीचे की तरफ गिरा दो। ठीक है, यहाँ से भी, और इसी से एक यहाँ पर और एक यहाँ। अब आपने क्या देखा, आपने देखा दोस्तों कि अगर समय यहाँ पर चल रहा है आगे, समय इस तरफ जा रहा है, पोजीशन इस तरफ, पोजीशन मतलब स्थिति। तो भैया अगर वो यहाँ पर दिल्ली में है, या मान लीजिए वो कहीं पर खड़ा है, एक मोहल्ले में खड़ा है, मैं झांसी ले लेता हूँ, वो झांसी में किसी जगह खड़ा है, तो वो 5 बजे, सुबह 5 बजे जहाँ पर था, वो 6 बजे भी कहाँ पर है, वहीं पर है। समय आगे बढ़ गया, अंदाज़ा सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं। मैंने मान लिया सुबह 5 बजे उसकी स्थिति क्या थी, झांसी, 6 बजे भी क्या है, झांसी। तो वो 5 बजे भी झांसी में था, 6 बजे भी झांसी में था। तो बताइए क्या वो आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। ऐसा कब हो सकता है कि समय आगे बढ़ गया और पोजीशन वही रही। ये तभी हो सकता है दोस्तों जब वो एक जगह पर रुका हो। मतलब ये ग्राफ क्या बता रहा है हमें, ये ग्राफ बता रहा है हमें कि वस्तु रुकी हुई है, रुकी हुई है। रुकी हुई है का मतलब वस्तु विराम अवस्था में है। किसमें, विराम अवस्था, विराम अवस्था। ठीक है, विराम अवस्था में है। पहले बताओ ये बात समझ में आई। मतलब वस्तु किस में है, विराम अवस्था में है। किस में है, विराम अवस्था में। इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो किस में है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। ये ग्राफ सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया तो मैं फिर बता देता हूँ। देखो दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है ग्राफ पढ़ने के लिए। लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल पर गिरा दो, एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल पर वर्टिकल। अब आप देखो, जब टाइम सुबह 5 बजे तो पोजीशन क्या थी, ये। जब 6 बज गए तब भी पोजीशन है ये। अब दोस्तों ये बताओ, समय निकलता जा रहा है पर पोजीशन नहीं बदल रही है, मतलब वस्तु क्या है, रुकी हुई है। रुकी हुई मतलब विराम अवस्था में। तो इसका आंसर क्या हो जाता, ए। पहले बताइए ये बात समझ में। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगले ग्राफ पर जाते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मिटा ही देते हैं। अगले ग्राफ पे आते हैं। अगला ग्राफ देखो दोस्तों हमारा क्या है। इन ग्राफ्स को बनाइएगा, ठीक है, बहुत ज़रूरी है ये। अब चाहो तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा सकते हो, देखोगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, पोजीशन, और ये आपका क्या हो गया, टाइम। ठीक है, ये क्या हो गया, पोजीशन, और ये क्या हो गया, टाइम। अब ये दूसरा दोस्तों, ये लाइन गई। ठीक, अब आप बताइए, ये समय के लिए है, ये पोजीशन के लिए। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे ये बताइए कि ये ग्राफ हमें क्या बता रहा है कि वस्तु रुकी है, वस्तु गतिमान है। तो देखो देखो दोस्तों, आप में से बहुत लोग आंसर बता देंगे सीधा सीधा, क्योंकि ये आसान है। लेकिन मैं आपको कहूँगा फिर भी आप देखो कैसे पता चलेगा। हमने एक पॉइंट ले लिया ग्राफ में, यहाँ एक पॉइंट ले लिया, यहाँ एक और ले लेते हैं मान लो। तो आप बताइए कि
ये मिला दिया, मैंने आपसे कहा था एक हॉरिजॉन्टल पे गिरा दो, एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, ठीक। एक वर्टिकल पे गिराओ, एक हॉरिजॉन्टल पे गिराओ लाइन, एक वर्टिकल। अब ये बताइए मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था कि आप ग्राफ बनाओ। अब देखो जब वस्तु कहाँ है, यहाँ पर इस पोजीशन पर, तो टाइम कितना हुआ है, इतना, मान लो ये 5 बजे है। जब वस्तु कहाँ आ गई, यहाँ ए से कहाँ पर आ गई, बी, तो टाइम कितना हो गया, 6। अब हो क्या रहा है, टाइम भी आगे बढ़ा, 5 से 6 बज गए और वस्तु भी ए से बी पर आ गई। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आगे और देखें 7 AM और यहाँ पे सी पोजीशन, कहने का मतलब टाइम भी बढ़ रहा है और वस्तु भी आगे बढ़ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा कि हम कहेंगे वस्तु किस में है, गति में है। वस्तु क्या है, गति में है, वस्तु गति कर रही है। ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है, वस्तु गति कर रही है, वस्तु गति कर रही है। पहले बताइए ये बात समझ में आई, इसका मतलब क्या है, वस्तु गति कर रही है, वस्तु गति कर रही है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई। क्यों कहा मैंने, क्योंकि देखो टाइम बढ़ रहा है और उसी पॉइंट पर वस्तु की कंडीशन भी बदल रही है, स्थिति भी बदल रही है, पोजीशन भी चेंज हो रही है। जब पोजीशन और टाइम दोनों साथ में बदलते हैं तो हम कह सकते हैं कि वस्तु क्या है, गतिमान है, तभी ऐसा हो रहा है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि वस्तु गति कर रही है, ठीक है। अगले पे चलते हैं, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, तीसरा ग्राफ जो हमारा है उस पर आते हैं। तीसरा ग्राफ जो हमारा होगा हम देख लेते हैं। तीसरा मान लो ये रहा, y x, ये क्या है, पोजीशन, पोजीशन बता रहा है ये, ठीक। और ये क्या बता रहा है, टाइम, ठीक है। ये क्या बता रहा है, टाइम। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। पोजीशन में डबल एस आएगा, मैंने गलती की होगी तो अब सही कर लेना, ठीक। पोजीशन और टाइम का ग्राफ। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनो। अब ये वाला ग्राफ बताओ आप, इस ग्राफ में बताइए कि ये क्या बता रहा है। इस ग्राफ में बताइए आप लोग कि ये क्या बता रहा है। इसका आंसर क्या होगा, क्या वस्तु गति में होगी, क्या वस्तु विरामावस्था में होगी, क्या ये असंभव है, या फिर क्या है, नन ऑफ दिस, या नन ऑफ दिस। आप बताइए। चलो मैं बताता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, सिंपल तरीका, सबसे बेहतरीन तरीका है ग्राफ को सॉल्व करने का। मैंने आपको क्या कहा, आप ग्राफ पे इस जो लाइन गई है ग्राफ की, उस पे कोई भी 2 पॉइंट ले लो। मैंने एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। इसके आगे मैंने क्या कहा था कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन पर गिरा दो, एक्स एक्सिस पर, और वर्टिकल पर एक पॉइंट गिरा दो लाइन। यहाँ से भी हॉरिजॉन्टल पर गिरा दीजिए, यहाँ पर भी वर्टिकल पर गिरा दीजिए। गिरा दिया आपने। आप मुझे ये बताइए बस दोस्तों कि आपकी पोजीशन तो ए से क्या हो गई, बी। क्या हो गई, ए से बी। पोजीशन क्या हो गई, ए से बी। जबकि अगर मैं टाइम की बात करूं तो मान लेते हैं अगर यहाँ पे सुबह 5 बजे थे, 5 AM, तो भैया जब आप ए पोजीशन पर थे तब भी सुबह 5 बजे थे, जब आप बी पोजीशन पर आ गए तब भी सुबह 5 बजे हैं। अच्छे दोस्तों ये बताओ, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सुबह के 5 बजे मैं झांसी में भी हूँ और सुबह के 6 बजे ही, सुबह के 5 बजे मैं झांसी में हूँ और सुबह के 5 बजे ही मैं ग्वालियर में हूँ? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। हम किसी भी एक टाइम पर 2 पोजीशन पर नहीं हो सकते। एक टाइम पर हम एक ही पोजीशन में होते हैं, एक टाइम पर हम एक ही पोजीशन में होते हैं। तो इससे हमें क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि भैया ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दिस ग्राफ इज इम्पॉसिबल, दिस ग्राफ इज इम्पॉसिबल। तो क्या बोल देंगे? दिस ग्राफ इज इम्पॉसिबल, दिस ग्राफ इज इम्पॉसिबल। यानी कि यह ग्राफ असंभव है, असंभव ये ग्राफ कैसा है? असंभव है। कैसा है? असंभव है। पहले बताइए ये बात समझ में आई?
अच्छा, लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है, असंभव तो यहाँ पे आंसर हो गया, ठीक है, पर हो सकता है कि असंभव आंसर में ना हो। तो एक और कंडीशन है जब ऐसा हो सकता है कि समय वही रहे, हमारी जो पोजीशन है वो बदल जाए, समय 5 ही बजे हो और हमारी पोजीशन बदल जाए। अब जैसे शक्तिमान देखा होगा आपने सबने बचपन में, शक्तिमान क्या होता है, 1 सेकंड में ही यहाँ पे है घर में और 1 सेकंड में ऑफिस में पहुंच गए, उसी पल में, उसी सेकंड में। तो दोस्तों वही मतलब क्यों होता था ऐसा, क्योंकि उनकी स्पीड क्या होती थी, बहुत ज़्यादा। जो शक्तिमान था उसकी स्पीड कैसी थी, बहुत ज़्यादा, यानी कि अनंत। तो हम एक कंडीशन और कह सकते हैं कि स्पीड कितनी हो, ये ग्राफ कब संभव है, जब स्पीड अनंत हो। जब क्या हो, स्पीड असंभव, क्या बोल रहा हूं मैं, जब स्पीड क्या हो, अनंत हो, मतलब गति क्या हो, अनंत हो। स्पीड मतलब गति, जब स्पीड क्या हो, अनंत हो, या फिर हम कह सकते हैं जब गति क्या हो, अनंत हो। जब गति क्या हो, अनंत हो, तब ये केस बन सकता है कि एक ही समय पर हम 2 पोजीशन में हो सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। अब इसके आगे चलते हैं। मैंने आपको 3 ग्राफ बता दिए दोस्तों, और तीनों ही ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आते हैं, ठीक है, एग्जाम में बार बार आते हैं और आपको इन तीनों ग्राफ्स को ध्यान से देखना है। ये रटने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ध्यान से समझ लोगे, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक चौथा ग्राफ है दोस्तों जो हम बताना चाह रहा हूं आपको। ये टाइम है और ये पोजीशन है, ये टाइम है और ये पोजीशन है। ये टाइम है और यहाँ पर इस बार हमने क्या किया, वाई एक्सिस पे ले लिया टाइम को और एक्स एक्सिस पे ले लिया पोजीशन को, ठीक। तब मैंने एक ग्राफ बनाया, मुझे बताइए, ये रहा, ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में क्या आंसर होगा, वस्तु विरामावस्था में होगी, मैं इंग्लिश में लिख दूं, ठीक है, रेस्ट में होगी, दूसरा मोशन में होगी, तीसरा इम्पॉसिबल है, और चौथा नन ऑफ दीज। चौथा क्या है, नन ऑफ दीज। देखिए बताइए आप लोग क्या होगा, ध्यान से देखो और जो मैंने तरीका लगाया है उससे कोशिश करो। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूं। चलो आगे चलते हैं, मैं बता देता हूं आपको। दोस्तों मैंने सिंपल सी बात आपसे कही थी, किसी भी ग्राफ की पोजीशन, किसी भी ग्राफ से रिलेटेड जानकारी लेने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्या कीजिए, उस पे जो लाइन, जो डॉट डॉट लाइन मैंने बताई थी, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल डाल लीजिए, किन्हीं 2 पॉइंट्स पे, किन्हीं 3 पॉइंट पे, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अब देखो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ। अब ध्यान से देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर डाला तो यहाँ टाइम आ गया, और इसी के सीधे में, इसी के सीधे जब जाते हैं आगे सीधा बिल्कुल, तो हमने यहाँ पे, तो आपने 2 चीज़ें देखी दोस्तों। क्या देखा कि हमारी पोजीशन ए से बी हो गई, ठीक, हमारी पोजीशन ए से बी हो गई। यहाँ से मैं कहाँ आ गया, यहाँ, इतना डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया। बट आप देखो उसी टाइम पर मैं यहाँ हूँ, उसी टाइम पर मैं यहाँ हूँ। टाइम तो क्या है दोस्तों, अगर इसको 5 AM लेकर चले तो देखो 5 बजे मैं सुबह ए पर था और 5 बजे ही मैं कहाँ पर हूँ, बी पर। फिर वही बात आ गई। तो बताइए दोस्तों, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, क्या ये ग्राफ पॉसिबल है, नहीं है। तो ये ग्राफ क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। क्या होगा, इम्पॉसिबल होगा। तो इसका क्या होगा आंसर, इम्पॉसिबल ग्राफ, इम्पॉसिबल ग्राफ, इम्पॉसिबल ग्राफ। क्यों है इम्पॉसिबल, क्यों असंभव है, देखो दोस्तों इसलिए इम्पॉसिबल है, असंभव है, इसलिए असंभव है ये ग्राफ। क्योंकि दोस्तों अब बताओ, एक ही टाइम पर क्या 2 पोजीशन हो सकती है किसी व्यक्ति की, नहीं हो सकती। एक ही कंडीशन में उसकी स्पीड क्या हो, अनंत हो, क्या हो, अनंत हो। इतनी बात समझ में आ रही है सबको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, इसको मिटा दें, ठीक है।
मैंने आपको पोजीशन और टाइम के हर तरीके के ग्राफ के बारे में बता दिया। अब अगर थोड़ा भी इधर उधर आता है तो आप आराम से कर सकते हो, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता है इसमें, ठीक है। तो आपके ये 4 पोजीशन और टाइम के ग्राफ खत्म हो गए, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट का मतलब विराम अवस्था और मोशन का मतलब गति। विराम अवस्था व गति, ये दोनों कैसी चीजें हैं लिख देते हैं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म। कैसे टर्म है? रिलेटिव, ठीक है, टर्म्स। कैसे टर्म्स है? रिलेटिव टर्म। हिंदी में बोलूं तो क्या बोल सकता हूं? विस्थापन व गति, विस्थापन व गति सापेक्ष राशियां हैं। सापेक्ष राशियां हैं। कैसी राशियां हैं? सापेक्ष राशियां हैं। अब सापेक्ष का मतलब दोस्तों क्या होगा? सापेक्ष का मतलब क्या होगा दोस्तों? देखो, सापेक्ष का मतलब होता है किसी एक की तुलना में दूसरे के बारे में बात करना। किसी एक की तुलना में दूसरे के बारे में बात करना, ठीक है। किसी एक की तुलना में दूसरे के बारे में बात करना। जैसे क्यों कहते हैं सापेक्ष का मतलब क्या होगा, अभी आपको समझ में आएगा। देखो, मान लीजिए एक टेबल है। ये क्या है? एक टेबल है। ये टेबल के ऊपर रखी है एक बुक। क्या रखी है? बुक। एक टेबल के ऊपर क्या रखी है दोस्तों? बुक। जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मुझे बनाना नहीं आता, थोड़ा देख लेना। जब मैंने यहाँ पे देखा तो मेरे लिए ये बुक कैसे है? रेस्ट में है। कैसे है? रेस्ट में, विराम अवस्था में है। जब मैंने इस बुक को देखा तो ये बुक मेरे लिए किस पोजीशन में है? रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में, यानी कि विराम अवस्था में। मेरे हिसाब से बुक रुकी हुई है। पर दोस्तों आप सोच कर देखो, ये है सन, और सन के चारों ओर कौन चक्कर लगा रही है? अर्थ। और अर्थ में ही तो ये बुक रखी है आपकी। अर्थ के ऊपर ही तो, अर्थ में ही तो ये बुक रखी है, मतलब अर्थ के ऊपर एक जगह है, वहां पे आपको बुक रखी हुई है। तो दोस्तों जब यहाँ बुक रखी हुई है अर्थ पर, तो अब मुझे बताओ, जो दूसरे ग्रह से जो दूसरा व्यक्ति देखेगा, दूसरे ग्रह से, कहां से? दूसरे ग्रह से, उसके लिए क्या होगा? अर्थ गति कर रही है। जब अर्थ गति कर रही है तो उसके हिसाब से ये बुक भी क्या है? धीरे धीरे गति कर रही है। तो इस व्यक्ति के लिए बुक कैसे है? मोशन में है। बुक किस में है? मोशन में। क्या बात आपको समझ में आई? कहने का मतलब कि किसी एक व्यक्ति के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक वस्तु विराम अवस्था में भी हो सकती है, रेस्ट में हो सकती है, रुकी हुई हो सकती है, पर वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए चलती हुई हो सकती है, मतलब मोशन में हो सकती है। जैसे एक और एग्जांपल, आप सबने बस में सफर किया होगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप बस में बैठे हैं, ठीक है, आपके हाथ में क्या है? एक सेब है, आप सेब खा रहे हो। या फिर ये समझ लो आप बस में बैठे हो, आपके बगल में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। अब आपके हिसाब से वो व्यक्ति कैसा है? एक जगह पर बैठा हुआ है, रुका हुआ है, रेस्ट में है। पर आप सोचकर देखो, कोई बाहर से व्यक्ति, जो बस चल रही है, बाहर व्यक्ति खड़ा है रोड पर, वो क्या देखता है कि वो आपके साथ जो व्यक्ति बैठा हो और आप दोनों किस में हो? गति में। तो नजरिए का फर्क पड़ा। कहने का मतलब जो एक वस्तु किसी के लिए रेस्ट में होगी वही दूसरे के लिए गति में हो सकती है, या दूसरे व्यक्ति के लिए कोई वस्तु गति में है तो किसी और के लिए, पर्सन के लिए वो किस में हो सकती है? रेस्ट में। इसी को बोलते हैं सापेक्ष। सापेक्ष मतलब रिलेटिव। हर व्यक्ति के साथ उसके कंपैरिजन में उसकी चीजें बदलती जाती हैं। समझ रहे हो? आंसर बदलते जाएंगे, इसी को बोलते हैं सापेक्ष। ठीक है, क्या होता है? सापेक्ष, यानी कि रिलेटिव। इसलिए हम बोलते हैं रेस्ट और मोशन कैसे टर्म है? रिलेटिव टर्म है। और ये 1 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि विराम अवस्था और गति किस प्रकार की राशियां होती है? तो सापेक्ष राशियां होती है, एक दूसरे के सापेक्ष होती हैं कंपैरिजन पे। आई होप आपको इतना बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है तो आगे चलते हैं। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है दोस्तों कि नहीं आ रहा है? आपको आ रहा है तो सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो और लाइक करो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को जरूर बताओ कि यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है और अच्छी क्वालिटी से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, कंटेंट वाइज भी
और क्वालिटी वाइज भी आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। चलो दोस्तों, अब आगे चलते हैं। मोशन में हमने ग्राफ देख लिए, हमने ये देख लिया कि रेस्ट और जो मोशन होता है उसमें क्या होता है, रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म होते हैं, ठीक है। पोजीशन और टाइम के ग्राफ भी देख लिया। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। आपने दो शब्दों के बारे में सुना होगा दोस्तों, दूरी और विस्थापन। विस्थापन, दूरी को हम इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं विस्थापन को। विस्थापन को क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। आज तक आपको बहुत कंफ्यूजन रही होगी दोस्तों, पर मैं आपकी सारी कंफ्यूजन्स को दूर कर दूंगा बिल्कुल आराम से। अब मेरे साथ बने रहिए और समझते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। धीरे 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 हम आगे बढ़ेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा 2 से 3 महीने बाद, जब पूरा हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा 3 महीने के अंदर, तब आपको ये पता चलेगा जब आप ग्रुप डी का एग्जाम देने बैठोगे कि हमें यहाँ से पढ़ने का कितना फ़ायदा हुआ, साइंस कितनी अच्छी हो गई हमारी, मैथ में क्या इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। आपको डिक्टो क्वेश्चंस मिलेंगे एग्जाम में, तो आप प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। चलो आगे चलते हैं। दूरी और विस्थापन दोस्तों, दोनों में फ़र्क क्या है? सबसे पहली बात तो लोग कहते हैं भैया ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। दूरी कैसी राशि है? अदिश राशि है। फिर लोग कहते हैं भैया विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। मैंने कहा भैया कुछ समझ में नहीं आया, सदिश अदिश क्या बोले आ रहे हो, कुछ समझ में तो आए, ऐसा कुछ बोलो। तो मैंने ये कहा दोस्तों कि सदिश का मतलब क्या है? स्केलर, ठीक। स्केलर एक ऐसी राशि जिसको बताने के लिए हमें दिशा की जरूरत ना पड़े, दिशा ना बतानी पड़े, ऐसी राशि को बोलते हैं सदिश राशि। अदिश राशि, ऐसी राशि अदिश, दिशा ना बतानी पड़े उसको बोलते हैं अदिश राशि। वो कौन सी होती है? दूरी। विस्थापन कैसी होती है? सदिश। इसको बताने के लिए हमें दिशा बतानी पड़ेगी कि भैया मैं किस तरफ गया, कितना चला और किस तरफ चला। मान लो मैं 5 किलोमीटर चला, पर 5 किलोमीटर चला तो ये क्या हो गया? दूरी। पर 5 किलोमीटर अपने घर से राम के घर की ओर चला तो ये क्या हो गया? विस्थापन। मतलब अगर मैंने दिशा को साथ में बता दिया तो मैंने क्या बोलूँगा? ये विस्थापन है। अगर मैंने दिशा को साथ में नहीं बताया तो वो क्या है? दूरी है। तो दिशा की आवश्यकता नहीं होती उसको बोलते हैं सदिश। अदिश उसको बोलते हैं अदिश। और दिशा की आवश्यकता पड़ती है तो उसको बोलते हैं सदिश, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। इतनी बात समझ में आ रही है? अभी भी बहुत से भाइयों को, बहुत सी बहनों को ये बात समझ में नहीं आई होगी। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। सदिश और अदिश आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं आया है तो और चलते हैं। दोस्तों मान लो मैं ए पोजीशन में हूँ, थोड़ा सा जगह कर लेते हैं अपने लिए, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। मान लो मैं कहाँ पर हूँ? ए जगह पर हूँ, ए पोजीशन ए है। यहाँ से मैं गया बी, कितना? 12। यहाँ से मैं गया सी, कितना? 5। ठीक, ये मान लो मीटर हो गया, ये भी मीटर हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ से आपको 2 चीज़ें निकालनी है। मैं आपको दोनों से आपको समझ में आएगा। पहली चीज़ आपको निकालनी है दूरी। क्या निकालनी है? दूरी, यानी कि डिस्टेंस। क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो दोस्तों डिस्टेंस निकालने का सबसे आसान तरीका होता है, कुछ मत करो आप, जहाँ जहाँ आप गए सब जोड़ दो। आप 12 मीटर यहाँ गए, ए से बी, बी से सी तक आए कितना? 5 मीटर। ए से बी गए 12, बी से सी गए 5। जहाँ जहाँ आप चल के गए घूमते फिरते, वो क्या हो गया? आपकी दूरी। तो जोड़ दो, 12 + 5 कितना हो गया? 17 मीटर। तो आपने कितनी दूरी ट्रेवल की दोस्तों? कितनी दूरी तय की? 12 और 5 17 मीटर। कितना? 17 मीटर। पर आपसे कोई पूछता है अगर दोस्तों कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन तय किया। दोस्तों विस्थापन कैसे निकलेगा? विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है दोस्तों किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच चली गई सबसे कम दूरी। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच चली गई सबसे कम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। मैं डेफिनेशन लिख दूंगा अभी। किसी भी दो बिंदुओं के बीच चली गई सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो आप ये बताओ सबसे कम दूरी इनके बीच में कौन सी चली है? ये। अगर मुझे ए से सी तक जाना, सीधा सीधा जा सकता हूँ मैं, ए से सी। कहाँ से सी? ए से सी।
तो यही मेरा क्या होगा विस्थापन। अब मुझे क्या निकालना है ए। अभी आपको पता है 90 डिग्री है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। क्या लगा दो? पाइथागोरस थ्योरम। आपने सबने पढ़ा होगा, ठीक है, लगाओ जरा। आपको पता है कि अगर मुझे AC निकालना है, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 144 प्लस 25, ये आपका हो जाएगा 159 AC का स्क्वायर। AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 159, ठीक है, और ये हो जाएगा 13, क्योंकि 13 का वर्ग होता है 159, 13 मीटर। मतलब मैं कह सकता हूँ जो मेरा विस्थापन आया वो कितना आया? 13 मीटर। पर क्या बताओ दोस्तों, ये क्या विस्थापन लिखा है मैंने? नहीं, ये गलत है दोस्तों। जितनी भी सदिश राशियां हैं, अगर उसके साथ में आप दिशा नहीं बताओगे तो वो गलत है। वो क्या है? गलत। लोग इस बात को भूल जाते हैं, सीधा सीधा विस्थापन कह दिया 13 मीटर। नहीं, गलत है। ये एक दूरी ही है, फिर तो क्या है? दूरी है। लेकिन अगर मैं कह दूं 13 मीटर A to C, A से C, A to C, तब मैं इसको बोलूंगा ये क्या है? विस्थापन है। तब मैं इसको बोलूंगा ये क्या है? विस्थापन। क्यों? क्योंकि मैंने दूरी भी बताई है। मैंने ये भी बताया कि दूरी कितनी है, और मैंने ये भी बताया कि किस दिशा में जा रहा हूं, मैं कहां से कहां जा रहा हूं, A से C। तो ये क्या हो गया? विस्थापन। पहले बताइए, ये बात समझ में आई? ठीक। अगर नहीं आई तो फिर से देखो। हम A से B गए, B से C गए, ठीक, तो ये तो हो गई दूरी। A से B, B से C जोड़ दिया। विस्थापन निकालना तो जहां तक हम इनिशियल पॉइंट, मतलब प्रारंभिक बिंदु, और यहां पर क्या आया? अंतिम बिंदु। तो एक बात और समझ में आ गई आपको कि जो विस्थापन है वो किस पर निर्भर करता है? स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, जहां से स्टार्ट किया और जहां पर एंड किया, उनके बीच की जो सबसे कम दूरी होगी, मिनिमम डिस्टेंस, उसी को क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको मिटाकर हम क्या करते हैं? विस्थापन की परिभाषा लिख लेते हैं, ठीक है। विस्थापन की परिभाषा लिख लेते हैं थोड़ी सी, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। कर लीजिए, चलो। चलो अब चलते हैं आगे। अब दोस्तों विस्थापन की परिभाषा देखते हैं। विस्थापन की परिभाषा वैसे मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखो, विस्थापन की परिभाषा देख लेते हैं एक सेकंड के लिए। मैं आपको बताता हूं। किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की, क्या है? किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की सबसे कम दूरी को, के बीच की सबसे कम दूरी को, राइटिंग देख लेना दोस्तों थोड़ा सा, ठीक है। बीच की सबसे कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कहते हैं। देखो दोस्तों, मैंने आपको कुछ रटवाया नहीं है परिभाषा, मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया। उस पोजीशन से आप अगर ध्यान रखोगे कि आप A से B गए, B से A आए, सॉरी B से C गए, तो ये जो डिस्टेंस था सबसे कम वाला, सीधा 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 उस पॉइंट से एरो को मिलाकर, तो उसी को क्या बोला? विस्थापन। और जो नॉर्मल चले आप उसको दूरी। यानी कि आपको ये बात समझ में आ गई हो। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो अब इसके बाद एक बात और दोस्तों, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो एक बात और आगे मैं इसको मिटा के आपको बता देता हूँ। दोस्तों मान लो कि एक पोजीशन है, इसके आगे चलते हैं। ये A है, ये B है। मेरी बात ध्यान से समझना, ये A है, ये B है। दूसरा क्वेश्चन समझ सकते हो आप उसको, जो पिछला था उसको आप पहला क्वेश्चन बोल सकते थे, न्यूमेरिकल टाइप का। अब ये दूसरा, मान लीजिए मैं A से B गया, ये 12 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की दूरी है? 12 मीटर। मान लो मैं A से B गया और B से A आया। A से B गया और B से A आया, ये बीच की दूरी कितनी है इनके बीच की?
12 मीटर। कितनी है? 12 मीटर। तो आपको ये बताना है दोस्तों कि आपने कितनी दूरी तय की, दूरी मतलब डिस्टेंस, और आपने कितना विस्थापन, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और आपने कितना विस्थापन तय किया। बताओ आपने कितनी दूरी तय की और कितना विस्थापन तय किया, बताओ मुझे। देखो दोस्तों मैं आपको बताता हूं, अगर दूरी की बात करें तो आप लोग कहोगे कि सर 12 है ए और बी के बीच में, तो हम ए से बी गए और फिर बी से ए आए, मतलब 12 प्लस 12 तो कितना चल गए सर? 24 मीटर। कितना चल लिया? 24 मीटर। पर अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ विस्थापन कितना चला? तो आप क्या कहोगे? अब बहुत सारे बच्चे अभी भी कहेंगे कि 12 प्लस 12 सर विस्थापन भी कितना होगा? 24 होगा। विस्थापन भी कितना होगा? 24। पर दोस्तों आप एक बात भूल गए, मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि विस्थापन क्या होता है? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच चली गई सबसे कम दूरी को, चली गई सबसे कम दूरी को, सबसे कम दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन। यानी कि विस्थापन बिंदुओं के बीच निर्भर करता है। तो भाई मेरे ये बताओ मुझे कि मैं ए से बी तो गया, लौट कर कहां पर आ गया? ए पर। तो भैया मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या था? ए था। और फाइनल पॉइंट भी क्या है मेरा? ए। तो भैया इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 0। इनके बीच की दूरी कितनी है? 0। भाई ए पे शुरू किया, ए पर ही आ गया, तो भाई मैं तो कहीं गया ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया? विस्थापन क्या हो गया? 0। विस्थापन क्या हो गया? 0। विस्थापन क्या हो गया? 0। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि भाई मैं ए से बी गया, बी से ए आ गया। अब मुझे जब विस्थापन निकालना होता है तो मैं पॉइंटों को देखता हूं कि मैं पहला पॉइंट कहां पे था और फाइनल पॉइंट कहां पर आ गया, और सीधा स्केल से एक लाइन खींच देता हूं। तो भाई जब मैं उसी पॉइंट पर हूं, उसी पॉइंट पर हूं, तो क्या मैंने कोई दूरी तय की? नहीं की। तो इसका मतलब मेरी दूरी क्या हो गई? 0। सॉरी, विस्थापन क्या हो गया? 0। इतनी बात सबको समझ में आई? इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, एक लास्ट चीज इसमें मैं आपको बता देता हूं, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। चलो तीसरी बात, तो आपने दो चीजें देख ली दोस्तों कि विस्थापन की वैल्यू कैसी कैसी आ चुकी है। पॉजिटिव आप देख ही चुके हो, अभी 0 भी आ चुकी है। अब एक बात और बता देता हूं, वो देख लेते हैं। इसको लिखा रहने देते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है, इसको लिखा रहने देते हैं, इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। चलो अब दोस्तों एक क्वेश्चन हो रहा है आपके सामने। मान लो मैं यहां पर हूं, ये पोजीशन ए है, या मान लो ये, इसको ले लेते हैं, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ये पोजीशन सी। मान लो दोस्तों ये पूरी दूरी कितनी है? 40 मीटर। कितनी मीटर है? 40 मीटर। ठीक, और ए से बी तक की दूरी कितनी है? 25 मीटर। कितनी है? 25 मीटर। ए से बी तक कितनी है? 25 मीटर। अब मैं ये कह रहा हूं दोस्तों कि पहले मैं कहां गया? मैं गया ए से बी, मैं यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं, पहले मैं कहां गया? ए टू बी, ए से बी गया, फिर मैं बी से कहां गया? बी टू सी गया, बी टू सी, मतलब बी से लौटकर कहां पर आ गया? सी पर आ गया। कहां पर आ गया? सी पर। पहले ए से बी गया और फिर बी से लौटकर कहां आ गया? सी पर। तो मैं दोस्तों आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप मुझे बस इतना बताओ कि मैंने कितनी दूरी तय की, अगर ये पूरी 40 मीटर है, और मैंने कितना विस्थापन तय किया। मैंने कितनी दूरी तय की और मैंने कितना विस्थापन तय किया। फटाफट बताइए, कोशिश करिए, फिर मैं बताऊंगा। कोशिश करिए, फिर मैं बताता हूं। चलो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। आप ध्यान से देखो दोस्तों, मैंने क्या कहा था? दूरी क्या होता है? मैं जितना जितना चलूंगा, जहां जहां, वो सब कुछ दूरी में ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड। अब देखो ऐड करते हैं। मैं यहां से यहां गया, कितना हो गया? 25 मीटर। फिर मैं यहां से लौट कर आया तो कितना हो गया? 40 मीटर। यहां से यहां तक गया 25, और यहां से यहां आया लौट कर 40। तो मैंने कितनी दूरी ट्रेवल की? 25 प्लस 40, तो कितना हो गया दोस्तों? 65 मीटर। कितना हो गया? 65 मीटर। 65 मीटर दूरी ट्रेवल कर ली मैं दोस्तों मैंने, यानी कि डिस्टेंस कितना हो गया? 65 मीटर। अब लेकिन बात करते हैं विस्थापन। विस्थापन, अब यहाँ बात अटकती है। बहुत सारे बच्चे यहाँ भी कहेंगे कि सर अगर देखें तो ये कितना चल लिया इसने? 25 और 40, 65।
नहीं, या फिर बहुत सारे बच्चे ऐसा कहेंगे कि सीधा सीधा इसको कर दो तो हो जाएगा, माइनस कर दो 15। तो हम देखते हैं कि आखिर क्या होगा, आखिर क्या होगा। आ जाओ देखते हैं। दोस्तों आप बताओ आप कहाँ से कहाँ गए, आपको ये निकालना है। मैंने आपको क्या कहा था, फाइनल और आखिरी, फाइनल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ही देखो, ठीक है। तो आप स्टार्ट कहाँ से किया था, आपने स्टार्ट किया था ए से, फाइनल कहाँ पर हो, सी पर। कितनी दूरी है भैया, ये 25 है, ये पूरी 40 है, तो ये कितनी बच गई, 15। कितनी बच गई, 15। तो आप कह सकते हो कि सर 40 माइनस 25 बराबर 15 मीटर। कहाँ से कहाँ, ए टू सी, ए टू सी। ये आपका क्या हो गया, विस्थापन, क्योंकि विस्थापन में आपको दिशा भी बतानी पड़ती है, कहाँ से कहाँ गए, तो ए से सी 15 मीटर। क्यों, क्योंकि ये हो गया। पहले बताइए बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। इसी चीज़ को मैं एक चीज़ और कह सकता था, इसी बात को मैं और तरीके से भी कह सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ अगर मैं इस तरफ की दिशाओं को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक, किस दिशा को, आगे की तरफ, इस तरफ की दिशा को पॉजिटिव ले रहा हूँ और पीछे की माइनस, तो आप देखो 0 पॉइंट से, इस पोजीशन से, मीन पोजीशन से मैं आगे गया या पीछे, मैं पीछे गया, कितना पीछे गया, 15। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 15 मीटर। किसका, माइनस का। किसका लिख सकता हूँ, माइनस का 15। माइनस साइन दोस्तों, तब मुझे ए टू सी लिखने की जरूरत नहीं है, तब मेरा सीधे सीधा पोजीशन बता दिया कि मैं आगे जाऊंगा तो पॉजिटिव, इधर जाऊंगा तो नेगेटिव। तो ये माइनस पॉइंट सिर्फ ये बता रहा है कि मैं आगे जा रहा हूँ या पीछे, मतलब ये दिशा को ही व्यक्त करने के लिए माइनस पॉइंट है, इसका और कोई अर्थ नहीं है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं डिस्प्लेसमेंट को यानी कि विस्थापन को कैसे लिख सकता हूँ, ऋणात्मक वैल्यू भी लिख सकता हूँ, नेगेटिव। क्या लिख सकता हूँ, ऋणात्मक वैल्यू भी लिख सकता हूँ। ये बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि मैं वापस जा रहा हूँ, आगे की दिशा को मैंने धनात्मक ले लिया, पीछे की दिशा को ऋणात्मक, आगे की दिशा को पॉजिटिव यानी कि पीछे की दिशा को नेगेटिव। जब मैं पीछे जा रहा हूँ तो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, आगे जाऊंगा तो वैल्यू पॉजिटिव में। तो भाई फाइनली तो मैं कहाँ गया हूँ, पीछे 15 मीटर, तो 15 माइनस का। इससे क्या बात निकल के आई दोस्तों, अगर इस बात को मैं समझाना चाहूँ तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नोट करके लिख सकते हो आप लोग। क्या लिख सकते हो, विस्थापन, विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है, हो सकता है, तीनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जबकि विस्थापन केवल और केवल पॉजिटिव होता है। जबकि मैं लिख देता हूं, दूसरे पेन से लिख देता हूं, जबकि दूरी क्या होती है, जबकि दूरी सदैव पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होती है, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, आपको क्लियरिटी से नजर आएगा। मैं ये कह रहा हूं कि दूरी सदैव कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। ये बात सबको समझ में आई, ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक बात और जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि जो दूरी और विस्थापन में संबंध होता है, आप मुझे बताओ क्या संबंध होगा, क्या आएगा, ये आएगा, ये आएगा, इक्वल टू आएगा, या ये आएगा। इन चारों में से क्या क्या है, क्या आएगा दूरी और विस्थापन में। दूरी मतलब हो गया डिस्टेंस और ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। बताओ फटाफट। देखो दोस्तों बिल्कुल इजी, आप सबको पता है कि क्या पता है कि अगर हम एक सीधे रोड पर चलें, एक सीधे रोड पर चलें, ठीक, तो मैं ए से अगर बी तक गया तो दूरी भी यही होगी और विस्थापन भी क्या होगा, यही होगा। यानी कि एक कंडीशन तो ये बन गई कि दूरी और विस्थापन क्या हो सकते हैं, बराबर। क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, मान लो मैं ए से बी पर गया जो हमने किया था, और बी से सी पर। हमने यहाँ 12 था, यहाँ 5 था, और हमारा आंसर आया था कितना, ट्रिपलेट है ये, आपको सबको पता है। ये कितना आया था, 13। सॉल्व करने पर अभी पीछे जो मैंने न्यूमेरिकल कराया था उसमें था 13 आया था। तो आप बताओ ये दूरी कितनी है, 17 मीटर टोटल। विस्थापन कितना आया, 13।
तो विस्थापन बताओ, क्या दूरी से ज़्यादा आया? नहीं। दूरी से क्या आया? कम। क्या दूरी से कभी ज़्यादा विस्थापन आ सकता है? नहीं आ सकता। या तो बराबर हो सकता है या कम हो सकता है। ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोस्तों दूरी तो इधर उधर घूम घाम के हम चले गए, उसको दूरी कहा। पर भैया विस्थापन तो क्या है? जहाँ से शुरू किया और जहाँ पर अंत किया उसको स्केल रखकर अगर सीधा लाइन खींच दे, सीधा मिला दें, तो वो क्या हो जाएगा? विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन कभी दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता, हमेशा बराबर होगा या अधिक होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? विस्थापन दूरी जो होगी, मैंने थोड़ा गलत बता दिया, विस्थापन जो होगा वो हमेशा दूरी से कम होगा या फिर बराबर होगा। तो विस्थापन क्या होगा? कम होगा और दूरी के या फिर बराबर। तो ये एक पॉइंट बन जाता है जो कि एग्जाम में आपने बहुत बार देखा भी होगा, आ जाता है। दूरी या तो ज़्यादा होगी विस्थापन से या फिर बराबर, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो दोस्तों इसी के साथ ये ख़त्म नहीं हुआ है अभी, ठीक है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आज हम यहाँ पे क्लास ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। आप सबसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अगर पसंद आ रहा है सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, अपने दोस्तों को बताओ और हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। और आपको एक बात और बतानी थी, मैं जो लाइव करता हूँ, मैं बबीना कैंट झांसी से लाइव करता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी ऑफलाइन कोचिंग आप करना चाहते हो एसएससी रेलवे से रिलेटेड, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी कोचिंग के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। आप हमसे संपर्क कर सकते हो। थैंक यू, बाय।